नमस्कार। कहानी गोल्ड में आपका स्वागत है। कहानियों की इस श्रृंखला में आज सुनिए लेखिका रीता कुमारी जी की लिखी कहानी मेरे पापा। रात के 12 बजने वाले थे, पर निधि की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी दूर दूर तक पहाड़ों के चारों ओर फैली सर्पीली सड़कों को निहार रही थी। किनारे लगे खंभों पर जलते बल्बों की कतार उसे वशीभूत किए रहती थी। आज यही बलखाती सड़कें उसे काले भुजंग सी लगी थी, जिन्होंने देखते ही देखते उसकी सारी खुशियों को ही निगल लिया था। हरिद्वार से लौटते समय इन्हीं सर्पीली सड़कों पर उसकी दिव्या सक्सेना की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पूरे 15 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद वे काल के गाल में समा गई थी। इन 15 दिनों के दौरान एक दिन वे अचानक पूरी तरह होश में आई थी, जिससे निधि के मन में उनके जीवित रहने की आस बंध गई थी। वही न जाने क्यों उसकी ममा के मन में अपने जीवित रहने की आशा समाप्त सी हो गई थी। उसी अवसादपूर्ण स्थिति में वे निधि को एक ऐसा सत्य थमा गई थी, जिसने उसके अस्तित्व के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। 22 बरसों से जिस माँ के आंचल तले उसने प्यार और सुकून भरे जीवन जिए थे, एक ही झटके में काल तो उसे ले ही उड़ा। साथ ही एक सत्य ने उसे अपने पापा की छत्र छाया से भी महरूम कर इस भरी दुनिया में अकेला और अजनबी बना दिया था। जिस पापा ने बचपन से लेकर आज तक उसे कितना प्यार दिया था, वह यह कहते नहीं थकती थी कि उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। जिस पापा के बलबूते वह स्कूल से लेकर कॉलेज तक अपना नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज कराती रही। कभी बीमार पड़ी तो ममा की जगह रात रात भर जगकर जिस पापा ने उसकी सेवा की, वही पापा ममा के सिर्फ एक सत्य के उजागर कर देने मात्र से उसे अजनबी और पराये लगने लगे थे। उनका सारा प्यार, उनकी सारी देखभाल उसे एहसान लगने लगी थी। क्यों ममा ने उसे बता दिया था कि जतिन कुमार सक्सेना ने भले ही उसे अपना नाम दिया है, पापा का प्यार दिया है और पापा के सारे फर्ज भी पूरे किए हैं, पर उसके जन्मदाता नहीं हैं। उसके जन्मदाता उसके ममा के पहले पति रवि कुमार मिश्रा थे, जो पटना के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु उसके जन्म से 4 महीना पहले ही एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। वह मात्र 1 वर्ष की थी जब उसकी ममा ने बैंक में साथ काम करने वाले अपने सहकर्मी जतिन कुमार सक्सेना से शादी करने का फैसला कर लिया था। उनके इस फैसले को उनके मायके और ससुराल दोनों ने स्वीकार नहीं किया। एक तो ब्राह्म समाज में पुनर्विवाह अक्षम्य अपराध माना जाता है, उस पर से अंतरजातीय विवाह सबने जमकर विरोध किया। फिर भी उसकी ममा ने अपना फैसला नहीं बदला और कोर्ट में उन दोनों ने शादी कर ली। लोगों के तानों उलाहनों से परेशान अपनी पत्नी की मानसिक शांति के लिए जतिन कुमार ने अपनी नौकरी छोड़ अपने मित्र के सहयोग से मसूरी में अपना व्यापार शुरू किया, जो जल्द ही चल निकला और उन्होंने अपनी गृहस्थी मसूरी में ही बसा ली। जतिन कुमार के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। एक बड़े भाई थे जिन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया और वे बैंक में काम करने लगे। अभी नौकरी करते पूरा 6 महीना भी नहीं गुजरा था कि बड़े भाई सपरिवार कनाडा चले गए। वे ऐसे गए कि वहीं के होकर रह गए। न छोटे भाई की ममता उन्हें भारत वापस ला सकी, न ही अपने पुश्तैनी जीर्ण शीर्ण मकान का मोह। इस तरह निधि के माता पिता दोनों ही अपने रिश्तेदारों से दूर अलग थलग जीवन बिताने को मजबूर थे, जिसके कारण निधि के जीवन में भी सिर्फ 2 ही रिश्ते बच रह गए थे। बाकी के रिश्तों से हमेशा अनजान रही। अब ममा के चले जाने से निधि के साथ साथ जतिन बाबू भी काफी अकेले पड़ गए थे। घंटों बिस्तर पर पड़े अनंत आकाश में जाने क्या ढूंढते रहते। हमेशा उदासियों में डूबे रहने के कारण निधि के मन में उठती हलचल से भी अनजान थे। वहीं नए नए रिश्तों की जानकारियों ने निधि के दिल और दिमाग में तूफान खड़ा कर रखा था।
जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हर समय उस अनदेख अजनबी रिश्तों से रूबरू करने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। पर कैसे कहे वह अपने मन की बेचैनी और बातें अपने पापा से। क्या गुजरेगी उनके दिल पर यह सोचकर कि यह सिला दिया इस लड़की ने उनके प्यार और जज्बात का, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही होम कर दिया था। अब भी वह भले ही खुद उदासियों में डूबे रहते, पर निधि के हर काम का पूरा ख्याल रखते। उसकी मामा को गए हुए मुश्किल से अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि उसका आईएएस में चयन होने की सूचना आ गई थी। उस दुखद स्थिति में भी उसके पापा ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। स्पेशल कोचिंग करवाई, जगह जगह से परीक्षा संबंधी जानकारियां एकत्र कर उसे देते थे, कठिन प्रश्नों के उत्तर बनवाकर उसे समझाते। ऐसे पापा को वह कोई दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए मन की बात मन में दबाए हमेशा चुप रहती। पर इंसान क्या करे उस दिल का, जिस पर कभी कभी उसके अपने दिमाग का ही बस नहीं रहता। एक दिन शाम के समय निधि अपने पापा के साथ बैठी चाय पी रही थी कि अचानक ही जाने कैसे बोल पड़ी, पापा मैं एक बार पटना जाना चाहती हूँ, उन सभी रिश्तेदारों से मिलने जो आज तक मेरे लिए अजनबी रहे। उसकी बातों से जतिन बाबू ऐसे चौंके मानो अचानक ही उनके पांव तले कोई अंगारा आ गया हो। पल भर में ही उनका चेहरा फक पड़ गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनकी बेटी किन रिश्तेदारों की बात कर रही है, पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था और उनकी आंखें सामान्य रूप से निधि के चेहरे पर निबद्ध हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल ही किसी फ्लाइट की टिकट मंगवा देता हूँ। जतिन बाबू ने अपने आहत मन की एक हल्की सी झलक भी अपने निर्विकार चेहरे पर नहीं आने दी। उन्होंने पटना जाने वाली फ्लाइट में सिर्फ निधि का टिकट ही नहीं बुक कराया, साथ ही पटना में रहने वाले अपने बचपन के दोस्त दिवाकर को फोन कर निधि की फ्लाइट के समय और उसके पटना जाने का कारण बता निधि की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इस तरह दूसरे ही दिन निधि दिवाकर बाबू के साथ अपने जन्मदाता के विशाल हवेली नुमा मकान के सामने खड़ी थी, जिसकी भव्यता देख हैरान रह गई। इस कोठी के सामने उसके मसूरी के मकान का तो कोई वजूद ही नहीं था। अपने पितृगृह का वैभव देख अवाक और अभिभूत निधि यंत्र चालित गुड़िया सी दिवाकर बाबू के पीछे पीछे बड़े से गेट पर खड़े दरबान के रजिस्टर में अपना नाम पता दर्ज करा उस बड़े से प्रांगण में पहुंची, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ पौधे लगे थे, जहां से एक व्यक्ति ने उन दोनों को एक बड़े हॉल में पहुंचा दिया। उस हॉलनुमा कमरे में एक वृद्ध और रोबदार महिला बैठी, जैसे उन लोगों का ही इंतजार कर रही थी। दिवाकर बाबू उस महिला का अभिवादन करके बोले, मैं दिवाकर हूं माँ जी, मैंने ही आपको फोन किया था और यह है निधि, आपकी पोती। परिचय या जैसे ही निधि अपनी दादी केतकी देवी के पांव छूने को झुकी, उन्होंने बीच में ही उसे थाम अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तब केतकी देवी से आज्ञा ले दिवाकर बाबू निधि को वहीं छोड़ चले गए। थोड़ी देर में ही वहां घर के अन्य लोग भी जमा होने लगे। केतकी देवी दिवंगत पुत्र की अंतिम निशानी को पा खुशी से अनाहदित थी। वे घर के सभी सदस्यों से निधि का परिचय कराने लगी। तभी उन रिश्तेदारों की भीड़ से एक बेहद सुंदर महिला, जो उसकी मां की उम्र की ही रही होंगी, ने निकलकर उसे अपने कलेजे से लगा लिया। न जाने क्यों उनके स्पर्श ने एक क्षण के लिए उसे अपनी मम्मा की याद दिला दी। केतकी देवी ने उनसे परिचय कराया, यह तुम्हारी इकलौती रमा बुआ है, इत्तेफाक से आजकल पटना आई हुई हैं, जिससे तुम दोनों की मुलाकात हो गई। पर यह प्यार भरा वातावरण ज्यादा देर तक टिक न सका। एक्सरे की तरह बेंधती कई जोड़ी आंखें और कुछ लोगों के होठों पर फैली विद्रूप मुस्कान निधि को बेचैन करने लगी। बुआ ने न जाने कैसे निधि के मन की बेचैनी को समझ लिया। वे उसका हाथ थाम उसे एक दूसरे कमरे में ले आईं, जहां पहले से ही उसका बैग रखा हुआ था। तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, तब तक मैं चाय बनवाती हूँ।
तभी निधि की नजरें सामने दीवार पर एक लंबे कदकाठी के सुदर्शन युवक की तस्वीर पर अटक कर रह गईं। निधि को उस तस्वीर को ध्यान से देखते देख उसकी बुआ जाते जाते रुक गईं। यह तुम्हारे पिता की तस्वीर है। दरअसल यह कमरा कभी तुम्हारी माँ का था। निधि बुरी तरह चौंक पड़ी। तो यही है उसके जन्मदाता, जिनके मोह में बंधी, जिन्हें जानने के लिए वह अपने प्यार के रिश्ते को तिलांजलि दे खून के रिश्ते ढूंढती पटना तक पहुंच गई। तस्वीर के सामने खड़े होते ही वह सारी जद्दोजहद समाप्त हो गई जो इन दिनों उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वह निर्निमेष तस्वीर को निहारती रही, पर उसे घोर आश्चर्य हुआ जब उस तस्वीर के लिए पिता जैसी किसी जज्बे का संचार उसके अंदर नहीं हुआ। पिता शब्द से जुड़ा उस समय भी बस एक ही चेहरा उसके जहन में उमड़ रहा था। वह था जतिन कुमार का। कितना प्यार करते हैं वे निधि से, और एक निधि है जो उन्हें जीवन के कठिनतम समय में एकाकी असहाय दुखद स्मृतियों के साथ अकेला छोड़ाई थी। खाना खाने के बाद रात में वह अपनी बुआ के साथ ही उसी कमरे में सोई। देर रात तक बुआ अतीत की स्मृतियों में गोता लगाती, अपनी यादों के समुद्र से चुन चुन कर यादों के मोतीला उसे थमाती रही। तुम्हारी मामा से मेरा रिश्ता ननद भाभी का कम और दोस्ती का ज्यादा रहा। जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे को अम्मा के प्रचंड गुस्से से बचाते। जब निष्पक्षता की बात होती मैं हमेशा अपनी ही अम्मा और दादी के विरुद्ध खड़ी हो जाती और अपनी भाभी का पक्ष लेती। भाभी भी मुझ पर अपनी सगी बहन से ज्यादा विश्वास और प्यार करती, भले ही वे कोई बात भैया से छिपा लेती, लेकिन मुझे बताए बिना उन्हें चैन नहीं मिलता। चाहे कोई कुछ भी कहे, उस समय भी मुझे दिव्या भाभी के शादी करने का फैसला सही लगा था। आखिर कब तक हम समाज की सड़ी गली प्रथाओं के लिए अपना सारा जीवन होम करते रहेंगे। बातें करते करते बुआ जाने कब सो गईं, लेकिन निधि चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। उसे रह रहकर अपनी 3 पयोधरा बड़ी ताई की चमकीली व्यंगपूर्ण आंखें, मोटे होठों पर फैली विद्रूपता और शहद घुली फरेबी वाणी दिल में शूल की तरह चुभ रहे थे। वैसे भी नई जगह, नया परिवेश उसके मन को बेचैन बनाए हुए था। वह उठकर बरामदे में आ गई। वहां चहलकदमी करते हुए अचानक ही उसके कदम ठिठक गए। सामने के कमरे से मध्यम रोशनी के साथ ही कुछ धीमी आवाजें भी सुनाई पड़ रही थीं। इतने समय बाद अचानक निधि यहाँ क्या लेने आई है? या उसकी बड़ी ताई की आवाज थी। अरे जीजी, दुनिया में रुपए पैसे से बढ़कर कुछ है? माँ ने जोश में आकर करोड़ों की संपत्ति को भले ही अपनी बेटी के भले के लिए ठोकर मार दी, फिर भी अपनी बेटी के हक की बात दिमाग में रही होगी। मरते मरते बेटी को अपने पिता की संपत्ति पर उसके हक को समझा गई होगी। माँ से जानकारी मिलते ही बेटी अपना खून का रिश्ता जोड़ने आ गई। 2-4 बार आकर जायजा लेगी, फिर देखिएगा कैसे हक की बातें करने लगेगी। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, पर अम्मा जी को क्या हुआ है? जो औरत भरे समाज में परिवार के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा सबके मुंह पर कालिख पोत चली गई थी, उसी की बेटी को गले लगाए आंखों से गंगा यमुना बहा रही हैं। निधि से इससे ज्यादा कुछ सुना नहीं गया। रिश्तों की सच्चाई सामने आते ही पल भर में उसका विश्वास रिश्तों पर से उठ गया। वह अपने कमरे में आ बिछावन पर गिर फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी ताइयों के निर्लज्ज आचरण, अपनी जन्मदात्री पर चलाए गए उनके जहर बुझे तीर उसकी आत्मा को छलनी कर रहे थे। एक मर्मांतक पीड़ा से वह छटपटा उठी। ये रिश्ते वजूद में आते ही उसको इतना चोट दे जाएंगे, या तो उसने सपने में भी सोचा न था। क्या सोचकर वह यहाँ आई थी और यहाँ क्या मिल रहा था? तभी उसकी बुआ की आंख खुल गई। जाने क्या सोचकर देर तक उसके बाल सहलाती रही। वह धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गई। सुबह उठते ही उसने फैसला कर लिया था, वह आज ही अपने पापा के पास लौट जाएगी। नाश्ते की टेबल पर उसने यह बात अपनी दादी केतकी देवी को बता दी। उसके अचानक लिए गए इस फैसले से अचंभित उसकी दादी और बुआ उससे 1-2 दिन तक और रुकने का अनुरोध करने लगी, लेकिन वह किसी जरूरी काम का बहाना बना
उनके अनुरोध को टाल गई। अपने अनदेखे अनजाने जन्मदाता के परिवार को देखने और जानने के मोह में बंधी भले ही वह यहाँ तक चली आई थी, पर यहाँ आकर उसे अपने अविवेकी फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब एक बार फिर वह अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहती थी। चलते समय एक गहनों का डिब्बा उसे देते हुए केतकी देवी बोली, यह तेरी माँ के गहने हैं, इन्हें अपने साथ लेती जा। नहीं नहीं दादी माँ, मैं इन गहनों का क्या करूंगी, जिन्हें मेरी मम्मा ही ठोकर मारकर चली गई थी। मैं तो सिर्फ आप लोगों को देखना चाहती थी। एक बात और है दादी माँ, कि जब कोई धन फर्ज समझ कर दे, उसमें प्यार ना हो, भावना ना हो, तो वह प्राणहीन शरीर के समान हो जाता है। मैं इन गहनों की लाशों का बोझ नहीं उठा सकती, अतः मुझे माफ कर दीजिएगा। शायद अपने हिसाब से तुम्हारा सोचना भी ठीक ही होगा, फिर भी अपनी दादी की एक सीधी और सच्ची बात सुन ले। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर तुम्हें पाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई, जो बरसों से तुम्हारे लिए तड़प रही थी, ताप की अग्नि में झुलस रही थी। क्योंकि जब मुझे मालूम हुआ तुम्हारी माँ शादी कर रही है, तो मैंने ही उसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया था। अपने उस कृत्य के कारण ही मैंने बहू के साथ साथ अपनी पोती को भी खो दिया था। समझ के साथ मेरी भी सोच बदली और तब जाकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इतना कहते हुए अपने हाथों में पहने कड़ों को उतार केतकी जी निधि को पहनाते हुए बोली, इसे मना मत करना, ये मेरे आशीर्वाद और प्रेम की निशानी है, जिन्हें देख हमेशा तुम्हें मेरी याद आएगी। निधि कड़े के लिए ना नहीं कर सकी। भरी आंखों से सभी बड़ों के पैर छू बैग संभालते तीर की तरह वहां से निकल गई। वहां से बाहर आ उसने राहत की सांस ली और सबसे पहले दिवाकर अंकल को फोन कर सूचित किया कि आज ही की फ्लाइट से लौट रही है। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर दोपहर की एक फ्लाइट में उसे जगह भी मिल गई। घर पहुंच टैक्सी से उतरी तो उसकी अपने ही घर में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसे सामना करेगी अपने पापा का, जिन्होंने उसके कारण कितनी वेदना कितना अपमान सहा था। कॉल बेल दबाते ही रामू काका ने दरवाजा खोला। सामने ही सोफे पर उसके पापा जतिन कुमार भी बैठे थे। उन्हें देखते ही उसकी अब तक दबी रुलाई फूट पड़ी। वह बैग फेंक दौड़ती हुई जाकर जतिन कुमार के घुटनों में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बाकी की बातें उसकी हिचकियों और आंसुओं में डूब गया। उतनी ही वेग से उसकी रुलाई बढ़ जाती। थोड़ी देर तक जी भरकर रो लेने के बाद जब वह शांत हुई, तब जाकर वह कुछ बोल पाई। पापा, रिश्ते चाहे कितने ही हों, मेरे जीवन का सच चाहे जो हो, पर एक सच मैं जान गई हूं कि मेरे लिए आपका प्यार सर्वोपरि है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब बस भी करो, क्या मैं तुम्हारे निर्मल मन को नहीं जानता? यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और एक तुम हो कि बिना मतलब की बातों में अपना समय बर्बाद कर रही हो। क्या बात है पापा, जल्दी बताइए ना। पापा के चेहरे की खुशी देख उसकी उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। तुमने आईएएस की परीक्षा में 5वां स्थान और लड़कियों के बीच पहला स्थान प्राप्त किया है। दो एक पल के लिए निधि को विश्वास ही नहीं हुआ। जब विश्वास हुआ, दौड़कर पापा के गले से जा लगी। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 2-3 दिनों बाद ही निधि का साक्षात्कार और जतिन के साथ उसकी तस्वीर कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। निधि से जब पत्रकारों ने उसकी सफलता का राज पूछा, उसका एक ही जवाब था, मेरे पापा का मार्गदर्शन, जो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी जी की लिखी कहानी मेरे पापा।